नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट के साथ मैं हूं दीपक कुमार। मोदी सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं। केंद्र सरकार के काम का ब्यौरा जनता तक पहुंचाने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। कार्यकर्ता से लेकर सीएम तक दर दर पर जाकर दस्तक देंगे और केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। वैसे असम में प्रधानमंत्री मोदी और दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इसके अलावा बीजेपी ने राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों ने भी मोदी सरकार के कामकाज गिनाए, लेकिन विरोधियों के तेवर तल्ख हैं। कांग्रेस से लेकर तमाम विरोधी दलों ने बीजेपी और केंद्र सरकार की नाकामियां गिनाई। सबसे बड़ा आरोप ये कि केंद्र सरकार पिछली यूपीए सरकार के कामों को खुद का बताकर प्रेजेंट कर रही है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार को फ्लॉप करार दिया। कश्मीर के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने की कोशिश की गई। यहां तक कहा गया कि मोदी सरकार ने काम कम और लफाजी ज्यादा की है। प्राइम टाइम में इसी मुद्दे पर बात करेंगे। मोदी सरकार के 3 साल की ये 3 साल बेमिसाल रहे या फिर मोदी सरकार पर उठने वाले सवाल ज्यादा असरदार हैं। एक तरफ मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई जा रही है तो दूसरी तरफ मोदी सरकार पर नाकामियों के आरोप मढ़े जा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे होने का जश्न असम में देश को सबसे लंबा सेतु समर्पित करके किया। यहाँ भी प्रधानमंत्री का अंदाजे बयां कुछ और ही रहा। क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख करने का सरकार ने फैसला किया है और इसके कारण पिछड़े वर्ग के बालक इस बार जब एडमिशन के लिए जाएंगे तो ये 2 लाख की जो बढ़ोतरी हुई है, उन बच्चे जो छूट जाने की संभावना है उनको इसका लाभ मिलेगा और समाज के एक बहुत बड़े तबके को इस सुविधा से अपने जीवन में, शिक्षा में प्रगति करने के लिए एक बहुत बड़ा लाभ होगा। मोदी सरकार के 3 साल के साथ साथ असम सरकार ने भी अपना 1 साल पूरा किया है। साथ ही महासेतु को भूपेन हजारिका का नाम देकर प्रधानमंत्री ने असम के साथ अपना रिश्ता और गहरा कर लिया। सरकार के 3 साल पर बात उपलब्धियों की हो रही है तो बात करते हैं मोदी सरकार के अहम फैसलों और उपलब्धियों की। डिजिटल इंडिया, कैशलेस इंडिया को बढ़ावा। देश का डिजिटलाइजेशन हुआ। कैशलेस इंडिया के लिए भीम ऐप की शुरुआत। दक्षिण एशियाई देशों के लिए सैटेलाइट GSAT-9 का डाटा पड़ोसी देशों के लिए भी होगा लाभकारी साबित। सुरक्षित हॉटलाइन उपलब्ध करवाया जाएगा। आपदा प्रबंधन में होगा मददगार। उज्ज्वला योजना, BPL कार्ड धारक महिलाओं को मुफ्त में LPG कनेक्शन। मुख्य उद्देश्य स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना। महिलाओं को चूल्हे से होने वाले धुएं से मुक्ति दिलाना। मोदी की विदेश यात्राओं से फायदा। विदेश यात्राओं से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा। रक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी परियोजनाओं के लिए किया समझौता। रेल बजट को आम बजट से जोड़ना। रेल बजट को आम बजट से जोड़कर 90 साल पुरानी परंपरा को समाप्त किया। रेल मंत्रालय का वित्तीय लेखा जोखा भी दूसरे मंत्रालयों की तरह आम बजट का हिस्सा बना। 1 रैंक 1 पेंशन। सैनिकों की मांग को पूरा करते हुए मोदी सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन को हरी झंडी दी। रियल एस्टेट बिल। मोदी सरकार ने रियल एस्टेट कानून को भी मान्यता दी। निजी बिल्डरों से फ्लैट खरीदने वाले लोगों को काफी राहत मिली। GST बिल। संविधान संशोधन करके लंबे समय से अटके पड़े GST बिल को पारित करवाया। राज्य सरकारों को विधानसभाओं में इस बिल को पारित करने के लिए प्रोत्साहित किया। सर्जिकल स्ट्राइक। भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। म्यांमार में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन। एक तरफ प्रधानमंत्री ने असम में महासेतु का लोकार्पण किया तो दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली में कॉन्फ्रेंस कर
मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। 3 साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने न्यू इंडिया की नींव रखी है, देश को महान भारत बनाने की दिशा में बहुत आगे बढ़े हैं। मित्रों, जहां तक सोशल सेक्टर का सवाल है, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 28.52 करोड़ बैंक अकाउंट खोलने का काम कर आज देश के हर गरीब परिवार को अर्थतंत्र के साथ जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। सुरक्षा योजना के तहत 13 करोड़ लोगों का बीमा उतारकर उनको एक सुरक्षा कवच देने का काम किया है। 2 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को गैस का चूल्हा पहुंचाकर उनकी झोंपड़ी में से धुएं को गायब करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है और 5 करोड़ लोगों को गैस देने का 2019 के पहले लक्ष्यांक तय किया है। गिव इट अप के तहत 1 करोड़ 5 लाख लोगों ने अपनी सब्सिडी स्वतः ही छोड़ दी है। जेनरिक दवाओं और अमृत स्टोर के माध्यम से गरीब को अपने स्वास्थ्य लाभ का अधिकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। यकीनन मोदी सरकार ने पिछली सरकारों की तुलना में देश और दुनिया का ध्यान खींचा है, लेकिन कांग्रेस देश भर में हल्ला बोल पोल खोल अभियान चलाए हुए है। पिछले 3 साल के कार्यकाल के ऊपर हम गौर करें। मुझे पता नहीं कौन सी फिल्म देखी थी मैंने बचपन में कि भाषण पर राशन नहीं मिलता, राशन पर भाषण जरूर मिलता है। मुझको वो कहावत याद आती है, सिवाय जवानी जमा खर्च के, सिवाय जुबानी लफाजी के, भारत की जनता के हाथ में अभी तक कुछ नहीं है। मोदी के विरोधियों का तर्क है कि सरकार ने काम कम और लफाजी ज्यादा की है। क्या विरोधियों के इल्जामात में कोई दम है या फिर मोदी के खिलाफ विपक्ष को मजबूत अस्त्र नहीं मिल रहे हैं? स्पेशल डेस्क, न्यूज इंडिया। तो विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष मोदी सरकार के 3 साल के कार्यकाल को आंकने की कवायद कर रहा है, लेकिन आंकड़े जो बता रहे हैं उसके आधार पर मौजूदा सरकार अपने दावों को पोस्ट करने में जुटी हुई है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जेडीयू उपाध्यक्ष प्रोफेसर निहोरा यादव जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता सरोज तिवारी जी जुड़े हुए हैं, साथ ही अर्थशास्त्री प्रोफेसर एनके चौधरी जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले प्रोफेसर एनके चौधरी जी के पास चलते हैं। एनके चौधरी जी, 2014-15 और अभी 16-17 इन 3 सालों में देश को कहां से कहां ले आई है मौजूदा सरकार और किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती दिख रही है या फिर नहीं हो रही है? देखिए, जहाँ तक अर्थव्यवस्था का प्रश्न है, ग्रोथ रेट मेंटेन हो रहा है, जबकि चैलेंजेस बहुत है। 7.5% ग्रोथ रेट अचीव करना पिछले 3 साल में एक असाधारण उपलब्धि है अगर दुनिया की नजर से देखें तो। लेकिन कुछ सेक्टर में जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ, लेकिन उसका सीधा संबंध ग्रोथ मॉडल से है, न कि उनकी किसी विफलता के। जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, उन्होंने वादा किया था, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुआ। स्किल फॉर्मेशन के लिए उन्होंने जरूर कुछ कदम उठाए, लेकिन बाय एंड लार्ज एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुआ है। इकोनॉमी के फ्रंट पर उन्होंने कुछ और कदम लिए हैं, डिमोनेटाइजेशन का, उसका भी लिमिटेड पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है क्योंकि उसे मोनेटाइजेशन हुआ है इकोनॉमी का, इस सेंस में कि जो सेक्टर में पैसे थे और वो फॉर्मल इकोनॉमी में नहीं आ रहे थे, वो फॉर्मल इकोनॉमी में पैसा आ गया है। दूसरा हुआ है कि टैक्स बेस इनका बढ़ गया है, और तीसरा हुआ है कि एक मैसेज गया है भ्रष्टाचार के खिलाफ कि हम पकड़े जा सकते हैं, इसीलिए एक माहौल बना है। ये भी इकोनॉमिक पॉलिसी से संबंधित है और मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित है। जहाँ तक बजटरी पॉलिसी का सवाल है, फिस्कल पॉलिसी बाय एंड लार्ज इन्फ्लेशन के फ्रंट पर वो सक्सेसफुल रहे हैं और महंगाई को कंट्रोल में इन्होंने रखा है। यह दूसरी बात है कि रिटेल के लेवल पर महंगाई अभी भी बहुत है और गरीब लोगों के बस के बाहर है कि वो रोजमर्रा की चीजों को आसानी से प्राप्त कर सके।
लेकिन अगर नंबर के हिसाब से देखें तो वो चेक अंडर कंट्रोल है। लेकिन जो विफलताएं कुछ अन्य क्षेत्रों में सोशल सेक्टर में हुआ है, देखिए एजुकेशन पॉलिसी कपिल सिब्बल साहब के समय से शुरू हुई चर्चा, पल्लम राजू के समय गई आई, इसके बाद मोदी सरकार के 3 वर्ष हो गए, लेकिन एजुकेशन पॉलिसी अभी तक तय नहीं हो पाई। एजुकेशन का सीधा संबंध ह्यूमन डेवलपमेंट से। पब्लिक हेल्थ पॉलिसी जो अभी आई है वो कुछ ब्रांच की तो जरूर बात करती है, कुछ इंस्टीट्यूशन की तो जरूर बात करती है, लेकिन जो 4% ऑफ दी GDP खर्च करना चाहिए था हेल्थ सेक्टर पर वो नहीं है, हार्डली 1.3% है। धरती एक नॉर्म के रूप में बहुत पहले से सेट है कि 4% होना चाहिए। एजुकेशन में 6% GDP का खर्च करना चाहिए था, अभी हम 2% के आसपास हैं। तो ये निश्चित रूप से ये फेलियर है इनके, लेकिन कुछ सेक्टर में इनको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है, लीडरशिप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। सिक्योरिटी सिनेरियो में पाकिस्तान के साथ जो पॉलिसी इनकी है और कश्मीर पॉलिसी पर निराशा हाथ लग गई है। अगर आप सर्वे करके देखिएगा देश में बहुत कम लोग इस पक्ष में होंगे कि सरकार की नीति सफल रही है। कश्मीर पॉलिसी कहीं न कहीं क्लियर नहीं है और ये जान नहीं पा रहे हैं कि हमें किधर जाना है, और यही कारण है कि कश्मीर। चलिए, तो महत्वपूर्ण है सीमाओं की सुरक्षा, लेकिन इनके चौधरी जी हम और आपसे जानकारी लेंगे सीमा सुरक्षा पर। हम आगे बढ़ते हैं भारत की संप्रभुता को लेकर, तो क्या जन भावना से सरकार नियंत्रित हो ये सही लगता है? क्या हम युद्ध की स्थिति में हैं? भले ही भावनाएं उद्वेलित हों, हम पाकिस्तान को धूल धूसरित करने की क्षमता की बात करते हो, लेकिन क्या हम तैयार हैं कि युद्ध का सामना करने के लिए? अगर ये सवाल मुझसे पूछा आपने जी, तो आप मैं ही युद्ध वाला व्यक्ति नहीं हूँ जी, लेकिन युद्ध की बात आज न करना और कल चुनाव के दौरान में बात करना, दोनों एक साथ नहीं चल सकता। मैं युद्ध की तारीफ नहीं करता हूँ, मैं शांति का पक्षधर हूँ, लेकिन युद्ध को छोड़ के भी जो लोग स्ट्रैटेजिस्ट हैं सजेस्ट करते हैं कि नंबर ऑफ मेजर्स लिए जा सकते। सर्जिकल स्ट्राइक इज वन ऑफ द। सर्जिकल स्ट्राइक एक लिया तो उसकी देश ने तारीफ की, दूसरे सर्जिकल स्ट्राइक के बीच में इतना गैप हुआ, इस बीच में इतना अटैक हुआ, किसने सरकार को रोका था कि दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक ना करें? जी, इनके चौधरी जी हम फिर आपके पास आते हैं। प्रोफेसर निहोरा यादव जी जुड़े हुए हैं। निहोरा जी, बिहार सरकार को खास तौर पर इस बात से शिकायत है कि उसके केंद्रांश घटा दिए गए हैं, अतिरिक्त दबाव राज्य पर डाल दिया गया है और खासकर जो स्पेशल पैकेज था वो नहीं आया है। इसके अलावा और क्या कुछ आप देखते हैं खामियां मौजूदा केंद्र सरकार में? दीपक जी, सवाल बिहार सरकार का ही मात्र नहीं है, यह किसी एक राज्य का नहीं है, ये देश की सरकार है। और देश की सरकार चुनाव के दरमियान जो मूलभूत सवाल उठाने का काम किया, जिसके आधार पर वोट लिया, मैं बहुत अर्थशास्त्री नहीं हूँ कि अर्थशास्त्र में जाऊं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के दरमियान जो आम आवाम के लिए जो वायदे किए थे, क्या पूरा हुए? क्या दलितों के जीवन में परिवर्तन हुआ? क्या अकलियतों के मूलभूत जीवन में परिवर्तन हुआ? क्या पिछड़ों के मूलभूत जीवन में परिवर्तन हुआ? क्या गरीबों के मूलभूत जीवन में परिवर्तन हुआ? हम डीजीपी निहोरा जी, क्या आप सवाल पूछ रहे हैं या स्पष्ट बता रहे हैं कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है? निहोरा जी, क्या आप सवाल पूछ रहे हैं कि परिवर्तन हुआ है या फिर स्पष्ट कह रहे हैं कि परिवर्तन नहीं हुआ है? मैं सवाल भी पूछ रहा हूँ और उत्तर भी दे दूंगा, इसका दोनों चीज में दे दूंगा जी। इन सारे क्षेत्रों में परिवर्तन नहीं हुआ। नौजवानों को जिस तरह लुभाए गए चुनाव में कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो नौकरी और घटे इस देश में नौजवान सड़कों पर भटक रहे हैं। ये लुभावने बताए गए कि हम विदेशों से काले धन लाकर 15 से 20 लाख रुपया लोगों को देंगे, ये नहीं सरकार कर सकी। ये कृषकों के लिए, किसानों के लिए कमिटमेंट था कि हम उत्पादन जो खर्च है उसमें 50% जोड़कर हम मुनाफा देंगे, क्या सरकार ने की? यानी हमारा ये कहना है कि आप किन चीजों पर जो कमिटमेंट किया था
वो वादा आपने पूरा नहीं किया। चलिए, वो पूरा नहीं किया, ये आपका कहना है। हम आपके पास फिर आते हैं, सरोज तिवारी जी के पास चलते हैं। सरोज जी, आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं? लेकिन आपकी प्रतिक्रियाएं से पहले मैं एक टिप्पणी जरूर कर देना चाहूंगा कि याद रखिए कि ये भारतीय लोकतंत्र की पहली सरकार नहीं है, ये वो सरकार है जो फिलहाल पिछले 3 साल से कार्यरत है। अब कहें क्या कहना है इस सरकार के 3 साल पर? मैं बिल्कुल याद रखा हूं और मैं आपको बता दूं, एक कंप्लीट फेलियर सरकार जो हो सकती है, जहां सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं, जहां सरकार है ही नहीं, सिर्फ प्रधानमंत्री चुनावी मोड में रहते हैं। प्रधानमंत्री अभी गुजरात जाते हैं, वहां के सीएम से विधानसभा चुनाव जो अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी बहुत दिन बाकी है, विधानसभा पे चर्चा करते हैं। अभी चौधरी साहब बोल रहे थे, जो अर्थशास्त्री महोदय हैं, मैं बड़ी विनम्रता के साथ, बड़ी आदर के साथ उनको बताना चाहता हूँ कि इस सरकार में विदेशी मुद्रा भंडार लगातार जो 1991 से वाजपेयी जी के सरकार में भी नहीं घटी थी, बढ़ ही रही थी, वो लगातार 3 साल से घट रहा है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पे ये हमारी एक उपलब्धि है। और उसके बाद आपका डॉलर और रुपया कंट्रोल से बाहर ही हो गया। ये वादा था ये मोदी जी का, इस वजह से मैं याद भी दिला रहा हूँ। और आप अर्थव्यवस्था में किस चीज की उपलब्धि मानते हैं? जहां अभी 100 में से 90 एटीएम काम नहीं करते, ये अर्थव्यवस्था की उपलब्धि अगर हम मान सकते हैं तो कैसे मान सकते हैं? और उसके बाद अगर आप कोई एक जबरदस्त ग्रोथ दिखा रहे हो, अगर आप जीडीपी का ग्रोथ पे बात करना चाहते हैं, तो एक सच्चाई, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये CSIR का डाटा है कि पहले 4000 कंपनियों के प्रॉफिट भी जुड़ते थे जीडीपी में, अब 5 लाख कंपनियों के जुड़ते हैं। तो अब ये इस सच्चाई को ये हम नहीं कह रहे, ये CSIR कह रहा है। अब इन सब सच्चाइयों के साथ आप कितना फर्जी डाटा देते हैं। और आप जरा ये सोच लीजिए कि जब आप काले धन पे बात करते थे तो आप 1,86,000 करोड़ रुपया विदेश में बताते थे, और टोटल पता चला नोटबंदी हुआ तो कि 17 लाख करोड़ के आसपास तो टोटल करेंसी ही था। तो इतनी करेंसी कहाँ चली गई थी? ये मोदी सरकार कंप्लीट झूठी बोलती है। और आज भी आप 2-3 दिन पहले देखे होंगे, जेटली जी का एक बयान आया था कि 70,000 करोड़ काला धन रुपया हम लोगों ने नोटबंदी के बाद वापस कर लिया। ये जेटली जी ऑथराइज नहीं थे ये बात कहने के लिए। ये बात कहने के लिए आरबीआई के गवर्नर ऑथराइज थे, और आरबीआई के गवर्नर को ये बात जाके कहना भी था तो संसदीय समिति के सामने कहना था, जहां वो एक लाइन भी नहीं बोल पाए। ये एक विडंबना है। अब आ जाइए आप अर्थशास्त्र पे हट के गृह नीति पे। अगर गृह मंत्रालय की गृह नीति पे अगर आप थोड़ा सा प्रकाश डाल लीजिए, तो अभी हमारा जो अर्धसैनिक बल है, अर्धसैनिक बलों के मनोबल को जिस तरीके से तोड़ दिया गया है, वो कश्मीर से लेकर छत्तीसगढ़ तक मार खा रहा है। चप्पल जूतों से पीटा जाता हुआ वीडियो वायरल हो जाता है, और हमारे देश के गृह मंत्री कहते हैं कि उनको खुला छूट है। ये खुला छूट किस तरह का है? आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा था, और कई बार देखा था कि एक बार जब सीआरपीएफ का जवान मूव कर जाता था तो अच्छे अच्छे अपराधी भी साइड किनारा धर लेते थे। और आज अब उस किनारे से बाहर जा करके वो न जाने किस जगह और दुबक गए हैं, उनकी हालत बुरी हो गई है। आपका आतंकवादी छोड़ दिया जाता है, आतंकवादी भाग जाता है, और गृह मंत्रालय सोया रहता है। पंजाब में चुनाव से जस्ट पहले अकाली सरकार थी, वहां से 6 खालिस्तानी आतंकी भाग गए, और केंद्र सरकार बिल्कुल आराम से सोई हुई थी। और उसके बाद अभी बिट्टा कराटे कल परसों जम्मू कश्मीर में उसको छोड़ दिया गया। और आप ये समझ लीजिए कि इस तरीके से सरकार चल रही है। गृह मंत्रालय का ये स्तर है। झारखंड में कुछ हो जाता है, गृह मंत्रालय से मैं कह रहा था। अब रक्षा मंत्रालय पे आ जाइए। रक्षा मंत्रालय का कामकाज ऐसा है, मैं सब मंत्रालय का थोड़ा थोड़ा बता ही देता हूँ। रक्षा मंत्रालय के कामकाज को कि सैनिक अड्डों पे पहली बार 70 साल में पहली बार हमारे सैनिक अड्डे पे हमला होने लगा है, आतंकी हमला होने लगा है। उसके बाद हमारा पिछले साल आपने सुना होगा 31 वायु सैनिकों के साथ विमान गायब हो गया। ऑफिशियल ब्रीफिंग हुई, सेना ने ऑफिशियल ब्रीफिंग करी कि विमान गायब हो गया। और उस समय जो अभी गोवा के मुख्यमंत्री हैं वो रक्षा मंत्री हुआ करते थे। हम समझ रहे हैं सरोज तिवारी जी, ये बात कही थी। नहीं, ये बात काफी महत्वपूर्ण वक्त का अभाव है, नहीं तो हम जरूर आपकी पूरी बातें सुनते। लेकिन हम समझ रहे हैं कि आपने पूरी तैयारी की है किस तरह से सरकार की खामियां गिनाई जाए और चुनिंदा बिंदुओं को निकाला है। प्रेम रंजन जी, आप भी सुन रहे थे, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी जुड़ चुके हैं। क्या कहेंगे, पिछले 3 साल में देश कहां था और कहां पहुंचा है? क्योंकि हमारे साथ कांग्रेस और जेडीयू के मेहमान भी हैं। उन्होंने कहा है कि हर मोर्चे पर फेल हुई है सरकार, न सामाजिक, न आर्थिक, न विदेश नीतियों को लेकर, और न ही अपने घरेलू स्थितियों को लेकर। उनके पास कुछ कहने के लिए है नहीं, तो कुछ ना कुछ जो है खामियां केवल जो है कहेंगे। उसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। वो जितने गिना रहे हैं उनमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई अगर जानेंगे, सच्चाई अगर अरे पटेल को आप गिनाइए ना, जो 3 वर्ष में किया है तो बोलने दीजिए उन्हें। गिना रहे हैं आप क्यों गिना रहे हैं? 3 वर्षों का जो कार्यकाल रहा है, ये शानदार कार्यकाल रहा है। आप समझ सकते हैं कि आजादी के बाद
पहली बार ऐसी सरकार बनी है जो इतना बेहतर काम किया है। 3 वर्षों के अंदर में कोई भी भ्रष्टाचार का कोई एक आरोप भी नहीं लग सका है, विरोधी भी नहीं लगा सके हैं। तो आप यही समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी उपलब्धि है सरकार के। पूर्व में जो यूपीए की सरकार थी, कोई ऐसा महीना, कोई ऐसा जो है साल नहीं होता था जिसमें भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप नहीं लगते थे और कई मंत्री तक जेल जा चुके थे। कितने बड़े बड़े आरोप लगे ये आपने देखा होगा जो है। इसलिए ये हमारी सरकार पारदर्शी सरकार है, सबका साथ सबका विकास करने वाली सरकार है, निर्णायक सरकार है, ईमानदार सरकार है, सरकार है, गरीबों के हित। चलिए, एक सवाल का मौका निहोरा जी को दिया जाता है। प्रेम रंजन जी 1 मिनट रुकिए। निहोरा जी, एक सवाल जिस पर आप चाहेंगे कि प्रेम रंजन जी जवाब दें, स्पष्ट सवाल। नहीं, मुझको ये बता दें कि 2 करोड़ प्रत्येक साल नौकरी देने का वादा उन्होंने किया था, क्या मिला? क्या इसी पर जवाब दे दे वो प्रेम रंजन जी। प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। हमने 3 वर्षों के अंदर में 7 करोड़ 45 लाख लोगों को मुद्रा योजना के तहत लोन देने का काम किया है और इसके कारण 8.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। जो लोग नौकरी की बात न बोलिए, लोन लिए हैं वो अपना रोजगार, अपना व्यापार। प्रेम रंजन जी कुछ पलों के लिए रुक जाइए। हम जरा ये जान ले कि निहोरा जी के जो मायने हैं नौकरी के वो क्या है। निहोरा जी, नौकरी मतलब क्या? नौकरी सरकारी नौकरी संभव है की बात इन्होंने की थी। नहीं, आप बताइए क्या ये संभव है कि हर साल सरकार 2 करोड़ लोगों को नौकरी दे? संभव है, इसकी संभावना पर केवल बात कर लें। क्यों किया? जब संभव नहीं है दीपक जी, तो प्रधानमंत्री ने चुनाव के दरमियान कमिटमेंट कैसे जनता के और नौजवानों? नौकरी मतलब क्या निहोरा जी? आप कोई काम करते हैं और उससे आपको आय होता है, आप अपनी आजीविका चलाते हैं। सरकारी नौकरी ही तो नौकरी नहीं होती। इतना पक्ष मत लीजिए ना सरकार का, इतना सरकार का पक्ष मत लीजिए। दूसरा सवाल पटेल जी से कि जो प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि किसानों के उत्पादन लागत में 50% जोड़कर हम मुनाफा देंगे, क्या प्रधानमंत्री जी ने किया? ये पटेल साहब बता दें। जी प्रेम रंजन जी, किसानों का क्या? किसानों के लिए जैसे आप सुन लीजिए, पहले किसानों के लिए नीम कोटेड यूरिया बनाया, जिसके कारण आज जो है यूरिया की किल्लत समाप्त हो गई। क्या होता था, यूरिया जब फैक्ट्री से निकलता था और कहा फैक्ट्री दूसरे फैक्ट्री में चला जाता था, किसानों के खेत तक नहीं पहुंचता था। चलिए, ये एक समस्या का समाधान हुआ, लेकिन उनके आय में तो बढ़ोतरी का कोई तरीका नहीं अब तक देखने को मिल रहा है। यूरिया के कारण प्रेम रंजन जी, ये एक समस्या थी, लेकिन उनकी आय में बढ़ोतरी कैसे? कहीं कोई इससे किल्लत तो नहीं नजर आ रही है। और उसके अलावा हमने प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के माध्यम से हमने लोगों के खेतों में पानी पहुंचाने का काम किया है। ऐसे तमाम पहुंचाने का काम किया है। किसान हम लोग देखने रहे कहीं विदेश में रहते हैं क्या? फसल बीमा योजना हमने 1.5 और 2%। चलिए, वक्त का अभाव है, काफी बेहतरीन मुद्दों पर चर्चा हो रही थी, लेकिन हम एक बार फिर एनके चौधरी जी के पास चलते हैं। एनके चौधरी जी, काफी पॉलिटिकल मोटिवेटेड बातें सामने आ रही थी। क्या आपको लगता है, अलग हटके अगर हम बात करें, एक प्रोफेसर के तौर पर अगर आपका रिएक्शन चाहें, ना किसी के पक्ष में ना किसी के विपक्ष में, तो दोनों ओर से जो बातें आ रही थी ठीक लग रही थी, सुनने में वो सही लग रही है दोनों पक्षों की बातें, लेकिन किसका पलड़ा भारी लग रहा है? नहीं, सरकार का पलड़ा भारी है, लेकिन एक सवाल सरकार से मैं करना चाहता हूँ। प्रतिनिधि, लोकपाल का क्या हुआ? आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं कि भ्रष्टाचार की एक भी घटना नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार उन्मूलन में एक अहम भूमिका लोकपाल की है। आज तक लोकपाल आप नहीं बना पाए। जवाब ले लेते हैं प्रेम रंजन जी। देता है क्या केवल इस वजह से लोकपाल से बचते चल रहे हैं क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल के नाम का मुहर लग जाएगा उस पे? अच्छे जानकार व्यक्ति है। लोकपाल इसलिए से बनाने की बात हो रही थी, इसलिए कि उस समय सरकार भ्रष्टाचार की आकंठ में डूबी हुई थी, लगातार भ्रष्टाचार की आरोप लग रहे थे। प्रेम रंजन जी, ये इस बात की गारंटी नहीं है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं करेगा आपकी सरकार में भी। सरकार का कोई एक भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप नहीं लगा है, फिर उसकी आवश्यकता जरूरत ही नहीं पड़ी। जब भ्रष्टाचार होगा तब प्रेम रंजन जी, अभी तो बहुत वक्त बीतना बाकी है, अभी इंतजार कीजिए, शायद 1-2 निकल ही आए। जी मेरे से सुन लीजिए,
1 मिनट के लिए टाइम दीजिए। जी बिल्कुल बोलिए। दीपक जी, सरोज तिवारी बोल रहा हूँ मैं। और एक चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी का एक वादा था 2014 के इलेक्शन में कि किसी को भी नहीं बख्शेंगे, 1 साल के भीतर फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा और सारे भ्रष्टाचारी जितने भी हैं, चाहे संसद के सदस्य भी हो या मंत्री हो, सब जेल में होंगे। कितने लोग जेल में चले गए? कोई नहीं गया। इसका मतलब यही है कि पूरा हिंदुस्तान ईमानदार है, यहाँ भ्रष्टाचार है नहीं। दूसरी बात कि कैग जो रिपोर्ट बनाता था, जितना भी बवाल ये लोग यूपीए सरकार में काटे, प्रायोगिक बवाल काटे, वो कैग के रिपोर्ट पे काटे। और अब प्रधानमंत्री बोल देते हैं कि कैग की रिपोर्ट पे तो बात ही नहीं किया जा सकता, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसको भ्रष्टाचार नहीं माना जा सकता, न केंद्र के लिए, न छत्तीसगढ़ के लिए, जवाब ले लेते हैं, वक्त कम है सरोज जी, महाराष्ट्र के लिए। जी प्रेम रंजन जी, जी कैग के रिपोर्ट का आधार बना के आप पूर्ववर्ती सरकारों पर हमला करते थे और अब कह रहे हैं कि कैग के रिपोर्ट पर सियासत नहीं होनी चाहिए और ये भ्रष्टाचार का कोई सबूत नहीं होता है। दूसरी ओर फास्ट ट्रायल कोर्ट का क्या हुआ, जो भ्रष्टाचारी जनप्रतिनिधियों पर शिकंजा कसता? नहीं, भ्रष्टाचारियों पर तो शिकंजा कसा ही जा रहा है। कोई भ्रष्टाचार का काम करेगा तब ना, कोई आएगा, ऐसे आरोप आएंगे तब ना। हमारी सरकार के अंदर में किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार का आरोप बता दीजिए, साबित कर दीजिए। कोई विरोधी भी ये हम क्यों बताएं, गिनाने के लिए आपको कोई सबूत जनता के बीच जब आप पहुंचेंगे तो जरूर कोई ना कोई मिल जाएगा। बहरहाल इनके चौधरी जी, क्या हुआ जरा पूछिए ना। व्यापम का आपके पास पहुंचेंगे बीजेपी नेता, आपने प्रचार के लिए, आप जरूर उनसे पूछिएगा। बहरहाल इनके चौधरी जी, और तमाम मुद्दों को अगर छोड़ दें तो क्या सोशली मोटिवेटेड होता दिख रहा है आवाम भारत के इस सरकार के नेतृत्व में? देखिए, स्वाभाविक रूप से अभी बयार उन्हीं के पक्ष में बढ़ रही है और अभी चुनाव हो तो एनडीए जीत जाएगी, इसमें दो राय नहीं है। उसका कई कारण है, लेकिन एक कारण यह भी है कि अभी तक लोगों ने आशा त्यागा नहीं है। आशा त्याग है लोगों को कि नरेंद्र मोदी की सरकार, उनसे जो वादा किया गया था वो मिलेगा, इसलिए अभी ये सरकार उसके पक्ष में है। लेकिन ये एम्प्लॉयमेंट की बात मैं कहना चाहता था, छात्र हूँ। एम्प्लॉयमेंट में केवल सरकारी नौकरी नहीं होती, फैक्ट्री में जो नौकरी होती है, स्मॉल स्केल सेक्टर में जो नौकरी होती है, जो पेड वेजेज है, वेज एम्प्लॉयमेंट है, उसको कहते हैं। वह स्थिति अच्छी नहीं है, इसको स्वीकार करना चाहिए सरकार को। सारे आंकड़े बताते हैं। सरकार के पक्षधर जैसे अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई जैसे लोग इस पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं, तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए, न कि यह कहना चाहिए कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बड़ा बहुत बढ़िया से चल रहा है। और जहाँ तक सवाल है लोकपाल का, तो आग लगेगी तब कुआं आप खोदेंगे। लोकपाल एक इंस्टीट्यूशन है, तो बनाना है आप। और ये कहना कि बीजेपी में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, ये फार फ्रॉम ट्रुथ है, ये गलत बात है। ये किसी दूसरे प्लेनेट से आए हुए लोग नहीं है। स्वाभाविक है कि बड़े घोटाले अभी इसका पर्दाफाश नहीं हुआ, इसलिए लोकपाल बनाना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना चाहिए, जिससे कि ये पॉलिटिशियंस जल्दी ट्राइड हो सकें। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से विपक्ष पर आरोप लग रहे हैं, कम से कम उन आरोपों को दूर करने के लिए और उन छीटाकशी को दूर करने के लिए उन संगठनों को और मजबूत किया जाएगा जो भ्रष्टाचार के विरोध में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। फिलहाल वक्त हमारे पास कम है, काफी रोमांचक चर्चा हो रही थी और काफी महत्वपूर्ण बिंदुएं सामने आ रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर निहोरा यादव जी, सरोज तिवारी जी, प्रेम रंजन पटेल जी और प्रोफेसर इनके चौधरी जी, न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण वक्त देने के लिए। हालांकि जितनी मुंह उतनी बात होगी, और लेकिन खास बात यह है कि विरोध करने वाले एनडीए अगेंस्ट फ्रंट में शामिल कर दिए जाएंगे और समर्थन में बोलने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता बता दिए जाएंगे। लेकिन निष्पक्ष होकर इस 3 साल के अवमूल्यन की आवश्यकता है, ताकि आने वाला 2 साल सरकार पर दबाव डाले कि वो क्या कर सकती थी और कहां पिछड़ रही है, और साथ ही बीजेपी ने इस सरकार को और गति दे कि वो जो कर रही है उसमें और कितनी रफ्तार लाई जा सके, ताकि भारत के मौजूद लोग जो सबसे निचले पायदान पर हैं विकास के, उन तक थोड़ी और रोशनी पहुंचे। प्राइम टाइम डिबेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।